नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओनली टेक्निकल चैनल पर। देखते ही देखते दोस्तों साल 2021 का तीसरा आईपीओ आ गया है, जो कि है होम फर्स्ट फाइनेंस का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल देखेंगे। कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, पीयर्स के मुकाबले ये कंपनी कहाँ ठहरती है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के साथ। आईपीओ जो है वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 25 जनवरी को इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। बुक बिल्डिंग टाइप आईपीओ होगा। इश्यू का जो साइज होगा वो 1154 करोड़ के आसपास होगा। फ्रेश जो इश्यू है वो है 265 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है वो 889 करोड़ का है। जो फ्रेश जो इश्यू होता है वो कंपनी के पास जाएगा और ऑफर फॉर सेल है वो प्रमोटर के पास जाएगा, यानी कि कंपनी को इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। कहने का मतलब ये है कि इस आईपीओ का ओनली 265 ही कंपनी के पास जाने वाला है। फेस वैल्यू इन्होंने 2 रुपए की रखी है। आईपीओ का जो प्राइस है वो 517 से लेके 518 तक रखा है इन्होंने। मार्केट का लॉट है 28 शेयर रिटेलर के लिए। लिस्टिंग हो गया एनएससी बीएससी दोनों के अंदर। जो मिनिमम लॉट होगा रिटेलर को अप्लाई करना पड़ेगा वो है 14,504 रुपये एक लॉट के लिए, और मैक्सिमम के लिए 1,88,552 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो आप मेरे हिसाब से आप सिर्फ मिनिमम लॉट के लिए यानी कि एक लॉट के लिए अप्लाई कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, चाहे आप कितने भी लॉट लगाए, आपको एक ही मिलने वाला है अगर ये आईपीओ और सब्सक्राइब हो जाता है तो। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 जनवरी जो है इसका ओपनिंग डेट रहेगा, 25 इसका क्लोजिंग होगा। अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन होगा 29 जनवरी को होगा। रिफंड का इनिशिएशन 1 फेब को हो जाएगा। आपका जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर जो शेयर हैं वो 2 फेब को आ जाएंगे, जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके डीमैट अकाउंट के अंदर। और जो टेंटेटिव डेट इन्होंने रखी है लिस्टिंग की वो रखी है 3 फरवरी। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, एक बार कंपनी के बारे में और जान लेते हैं। जिस कंपनी के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी कैसी है। तो ये जो कंपनी थी वो 2010 के अंदर बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। हालांकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर्नाटका बेंगलोर का है। इसके जो प्रमोटर हैं उसके अंदर जो है ट्रू नॉर्थ फंड है, ये इंडिया का ही प्रमोटर है जो रिसेंटली ही बना है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। इसके पास 32.7% होल्डिंग है। एथर मॉरिशस की बात करें तो उसके पास 21.7% होल्डिंग है। इन दोनों का जो टोटल स्टेक है वो लगभग 52 के अराउंड आता है। और आईपीओ के बाद ये जो स्टेक है वो घट के 34% के लगभग रह जाएगा। ये प्रमोटर है। इसके बाद अगर इन्वेस्टर की बात करें तो बेसमर इंडिया कैपिटल है, इसके अंदर जो इन्वेस्टर वो उसके पास 11% होल्डिंग है। और ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट है, उसके पास 4% के अराउंड होल्डिंग है। ऑरेंज ग्लोब इन्वेस्टमेंट को जो इन्होंने जो शेयर ऑफर किया था वो अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर 2020 के अराउंड किया है, यानी कि आईपीओ से जस्ट पहले। और इनको जो प्राइस जो दिया गया था वो लगभग 330 के अराउंड दिया गया था, और हमें ये है 518 के अराउंड मिल रहा है, यानी कि हमें थोड़ा सा महंगा ये लोग दे रहे हैं। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो इसके अंदर 435 करोड़ जो है ट्रू नॉर्थ जो मैंने आपको बताया वो इसके अंदर 435 करोड़ के शेयर बेच रहे हैं। 291 करोड़ के ईथर बेच रहा है। 120 के बेसमर और 28 करोड़ के पी जय कुमार और 13 करोड़ के मनोज विश्वनाथन बेच रहे हैं। ये दोनों इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं इसके अंदर। अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी की बात करें तो इसका जो मेन बिजनेस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का है, यानी कि जो लोगों के जो हाउसिंग फाइनेंस यानी कि हाउसिंग जो लोन से जो रिलेटेड जो है वो चीज़ें ये पूरी करते हैं, जो उनकी ज़रूरतें रहती हैं। इसका जो मेन कस्टमर है वो बेसिकली लो एंड मिडिल जो इनकम वाले जो ग्रुप हैं। अगर हम होम फाइनेंस की कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर हमारी 3 कैटेगरी हैं। एक सबसे जो बड़ी जो है जो लार्ज होम फाइनेंस है, उसके बाद मिड होम फाइनेंस, और उसके बाद आती है स्मॉल होम फाइनेंस। जो लार्ज होम फाइनेंस के अंदर एचडीएफसी जैसी कंपनियां आती हैं, जबकि मिड के अंदर कैनफिन होम, डीएचएफएल, एलआईसी जैसी कंपनियां आती हैं। और जो स्मॉल होम फाइनेंस कंपनी है उसके अंदर ये होम फर्स्ट फाइनेंस आती है। और अगर हम बात करें कि इसके कितने नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं तो इंडिया के अंदर इसकी लगभग 70 ब्रांचेज हैं अगर सितंबर 2020 तक की बात करें। और इसका जो मेन जो क्रंच है जो मेन जो क्लस्टर है वो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका जो मेन जो रिवेन्यू है वो भी इन दो स्टेटों से आता है। आईपीओ का जो फंड होगा
वो ये यूज़ करने वाले हैं कंपनी के कैपिटल बेस को इंक्रीज़ करने के लिए, और ओनली 265 करोड़ ही इनको इस इशू से मिलने वाला है। चलिए अब फटाफट चलते हैं रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने 31 मार्च 2018 से लेके सितंबर 2020 तक के रिजल्ट लगाए हैं। सबसे पहले टोटल एसेट की बात करेंगे, 13,650 के मिलियन जो है लगभग इनका टोटल एसेट था मार्च 2018 के अंदर। फिर 24,000 कुछ हो गया, फिर 34 और अब 37,000 हो गया। यानी टोटल एसेट जो है स्टेडली ग्रो कर रहे हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रेवेन्यू देखें तो 1342 मिलियन, फिर 2700, फिर 4100, और अब सितंबर 2020 तक 2400 मिलियन हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 159 मिलियन, फिर 452, देन 792 और अब 529 मिलियन हो चुका है। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लिया, टोटल रिवेन्यू या टोटल एसेट सब कुछ स्टेडली ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के। अगर ईपीएस की बात करें यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी स्टेडली ग्रो कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और अगर इस ईपीएस के हिसाब से अगर हम इसका पी निकालें यानी कि कंपनी का जो है वैल्यूएशन निकालें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो 48 के अराउंड आ रहा है। अगर इसको हम पीयर से कंपैरिजन करें यानी कि अगर इसी सेगमेंट के अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर हम देखें तो नंबर 1 है, या फिर जो लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एचडीएफसी, उसका जो पी है वो 27 के अराउंड है। और अगर हम मिड फाइनेंस कंपनी की बात करें जो मिड स्केल पे है, जैसे कि हमारे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन है, तो उनका भी जो पी है वो बिलो 20 है। और अगर इसी की ग्रुप की बात करें जो हम लोग जो स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उसके अंदर जो एक ही लिस्टेड पीयर है इसका जो कि है आवास फाइनेंस, अगर उससे कंपेयर करें तो उसका जो पी है वो 61 के अराउंड है। अगर इससे कंपेयर करते हैं आवास के साथ तो इसका जो पी है रीजनेबल दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बड़ी हाउसिंग फाइनेंस या फिर जो मिड वाली जो हाउसिंग फाइनेंस है उससे कंपेयर करें तो इसका जो पी है काफ़ी ओवर वैल्यूड हमें दिखाई देता है। तो चलिए एक बार मैं कंपनी की जो है ये हाउसिंग जो है होम फर्स्ट फाइनेंस है उस कंपनी की वेबसाइट पे आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए ये कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। बेसिकली ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है अपना जो कस्टमर है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुछ इस तरीके से इनका जो है आपको ये पेज दिखाई देगा, ये इनका होम पेज है। इसके बाद मैं आपको एक बार रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्ट होता है वो और दिखा देता हूँ। ये किसी भी आईपीओ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ना सीख जाओगे तो आपको कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। ये देखिए इनका टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं पूरा जो है डॉक्यूमेंट जो है इसका जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल इंडस्ट्री ओवरव्यू सब कुछ इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं पीपीटी के ऊपर। इसका एक बार जो इसके पीयर्स हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे ठहरती है। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 कैटेगरी है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो अगर स्मॉल की बात करें, स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो उसके अंदर जो कुछ जो है फाइनेंस कंपनी है वो यहाँ पे मैंने लगाई है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप फाइनेंस है, आधार, आवास, एस्पायर, और यहाँ पे है होम फर्स्ट, और यहाँ है एप्टस वैल्यू। तो इसके अंदर भी देखें इसका तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं एयूएम की यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ, एडवांस की ग्रोथ, डिसबर्समेंट का भी है इसके अंदर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी आप लोग इसके अंदर कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस देखें पीयर्स के अमंग तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर फर्दर और कंपेयर करें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसके बेसिस पर देखें तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं। हमने पूरा कंपैरिजन करा है। बेसिकली कोई भी हमारी फाइनेंस कंपनी हो, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो या फिर स्मॉल फाइनेंस कंपनी हो, उनका जो मेजर जो इनकम होती है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ही हमें पता लगती है। इससे बेसिकली एक तरीके से है ये डिफरेंस होता है जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यानी कि इनको कितना कॉस्ट जो है उसको फंड को रेज करने में खर्च करना पड़ा है, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने जो है कस्टमर को दिया है। तो उसका जो डिफरेंस होता है वही हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, और यही जो है मेन इनकम होती है किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी की। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो है होम फर्स्ट फाइनेंस की जो परफॉर्मेंस है वो पीयर्स के मुकाबले ठीक ठाक ही है। अगर फर्दर और कंपेयर करें हम ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर एनपीए की अगर बात करें तो इन्हीं स्मॉल फाइनेंस कंपनी के अंदर
तो अगेन होम फाइनेंस जो कंपनी है उसका जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अगर उसके एनपीए की बात करें तो वो बिलो 1 है, जो कि काफ़ी शानदार है। हालांकि इसके अंदर जो है आवास फाइनेंस जो है ऑलरेडी लिस्टेड भी है, उसका जो एनपीए इससे भी कम है। लेकिन फिर भी पीयर्स के मुकाबले जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। अगर और अदर्स पीयर्स के मुकाबले इसकी कंपैरिजन देखा जाए तो काफ़ी शानदार हमें दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और फर्दर कंपैरिजन करते हैं। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हाउसिंग फाइनेंस जो है उसका हम लोगों ने कंपैरिजन किया है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या फिर प्राइवेट बैंक हैं उनके मुकाबले जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो हाउसिंग लोन डिसबर्समेंट के अंदर कहाँ पे स्टैंड करती हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2015 से लेकर 2019 तक का ये चार्ट लगाया है। इसके अंदर आप देखिए कि 35% से इंक्रीज होकर 39 हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट शेयर की परसेंट के अंदर, ये बेसिकली वॉल्यूम था, और यहाँ पे अगर शेयर की बात करें तो 38 से लेके इनका जो है 41% तक जो है मार्केट जो शेयर है वो इंक्रीज हो गया है। यानी कि इसका अगर देखा जाए तो हाउसिंग लोन के अंदर या हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो है वो इनका जो ग्रोथ है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के वो काफ़ी स्टेडी है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और एक फर्दर कंपैरिजन देखें प्रधानमंत्री आवास योजना के डिसबर्समेंट के लिए, बिकॉज जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो काफ़ी जो है हेल्पफुल रही है हमारी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, बिकॉज इसने एक तरीके से बूस्टअप कर दिया है पूरा जो है हाउसिंग लोन सेक्टर को। तो इसके अंदर भी देखें तो जो मेजर चंक रहा है जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ही रही है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्बर्समेंट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किया है। यहाँ आप 2017 से लेके 2019 तक देख सकते हैं इनका जो मेजर चंक रहा है बेसिकली इनके मुकाबले जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर प्राइवेट है इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसबर्समेंट करी है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, यानी कि ये जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मेन बेनिफिशियरी रही है इसकी। तो चलिए हम लोगों ने वैल्यूएशन देख लिया, कंपनी का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया, कंपैरिजन भी कर लिया। अब लास्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस डिसीजन से पहले हम लोग कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। अगर हम प्रो की बात करें यानी कि जो कंपनी के लिए एडवांटेजेस हो सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है कंपनी के, नो डाउट कंपनी है जो काफ़ी स्टेडली ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं तो इसके लिए जो है एडवांटेजेस है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जिस सेक्टर से बिलोंग करती है सर्विसेज सेक्टर है, तो यहाँ पे जितना अच्छा आप सर्विस कस्टमर को दे पाएंगे, जितना अच्छा आप एक्सपीरियंस दे पाएंगे उतना ही बेस्ट होता है। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस्ड है, इनकी जो मोबाइल ऐप है वो भी काफ़ी शानदार है। तो हम कह सकते हैं ये इसके लिए एक मेजर एडवांटेज रहेगा। साथ साथ लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका जो मेजर बेनिफिशियरी है यही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिस सेक्टर से ये बिलोंग करती है। तो ये कुछ हो गए प्रोज। अब कॉन्स की बात करें तो इसका जो मेन जो कस्टमर बेस है वो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप का है, और यही जो बेसिकली ये जो बेस है लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप यही कोरोना से मेनली ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। यानी कि आगे चल के हो सकता है इनका जो बुक है उसके ऊपर प्रेशर बने, बिकॉज ये कोरोना की वजह से जो इनकी इनकम अफेक्ट हुई होगी और हो सकता है ये अपना लोन का रिपेमेंट सही तरीके से नहीं कर पाए। दूसरा जो मेजर कौन मुझे लगा इसके अंदर कि इसका जो बिजनेस है वो हाईली कंसंट्रेटेड है 2 स्टेट्स के अंदर जो है गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात के अंदर 40% और महाराष्ट्र के अंदर लगभग 30%, यानी कि सिर्फ 2 स्टेट से इनका जो है रिवेन्यू है वो लगभग 70% रिवेन्यू 2 स्टेट से आता है। यानी कि इनका जो बिजनेस है या रिवेन्यू है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है। कल को इन स्टेट्स में कुछ हो जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ इनकी जो है सिर्फ 70 ब्रांचेज हैं और लगभग सारी की सारी लीज पे है, यानी इनके पास खुद का एसेट नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसका जो वैल्यूएशन है, जो पी वैल्यू आ रही है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी एक्सपेंसिव अगर हम पीयर्स से कंपैरिजन करें, बिकॉज कोई किसी भी शेयर को अट्रैक्टिव जो है उसका जो वैल्यूएशन बनाता है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है तो जनरली जो है इन्वेस्टर उसको अवॉइड करते हैं। तो इसका जो वैल्यूएशन है पीयर्स के मुकाबले वो एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये इसके लिए एक मेजर कौन हो सकता है। अब बात करते हैं हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो लिस्टिंग गेन के लिए दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका लास्ट डेट है सब्सक्रिप्शन का 25, उस दिन आप इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चेक कीजिएगा। फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो 30% है, यानी कि आपको ठीक ठाक का लिस्टिंग गेन आपको दे सकता है।
तो जो लास्ट डेट है 25 जन, उस दिन आप इसका सब्सक्रिप्शन का स्टेटस चेक कीजिए, 50-60 टाइम्स हो गया है। और अगर इसका लिस्टिंग गेन भी अच्छा जो है, सॉरी, इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो भी अगर इसका अच्छा रहता है तो ये आपको लिस्टिंग गेन दे सकता है, यानी लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं होगा, बिकॉज इसका जो वैल्यूएशन है वो मुझे एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है, ना ही इसके अंदर कोई स्पेशल मोट ये क्रिएट करता है, कोई मोनोपोली इसके पास नहीं है, बहुत सारे इसके जो है कंपटीटर है। तो फिलहाल ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आगे चल के इसका जो वैल्यूएशन है इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आएगा तो फिर हम इसको फर्दर देख सकते हैं। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।